Hello everyone, Namaste. I'm back here with another video and in this video we are going to talk about केदारनाथ यात्रा। तो ये वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको व्लॉगिंग नहीं दिखाने वाली, बस कुछ काम की बातें करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी अगर आप केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब भी हम केदारनाथ जाने का प्लान करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम केदारनाथ यात्रा कब प्लान करें, कब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं और कब बंद होते हैं। तो देखिए, जो केदारनाथ के कपाट होते हैं वो तिथियों के अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं कि कब उन्हें खुलना है और कब बंद होना है। एक प्रॉपर डेट होती है। अप्रॉक्सीमेटली मई एंड या जून फर्स्ट वीक में ओपन हो जाते हैं और अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में ये क्लोज हो जाते हैं। एक्यूरेट डेट्स आपको ईयर की इसकी ऑफिशियल साइट पे पता चल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस लिंक पे जाके आप केदारनाथ की ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये आपको ईयरली डेट बता देते हैं कि इस डेट पे केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं और इस डेट को क्लोजिंग है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आपको केदारनाथ यात्रा सितंबर या अक्टूबर में करना चाहिए, क्योंकि एक तो इस टाइम पे क्राउड बहुत कम होता है और बारिश का भी ऐसा कोई इशू नहीं रहता। पर क्योंकि अभी केदारनाथ 2 साल के बाद फिर से खुले हैं कोविड के बाद से, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में क्राउड सितंबर में भी देखने को मिल रहा है और ऐसे ही एजम्पशन है कि अक्टूबर में भी वहाँ पे अच्छा खासा क्राउड रहने वाला है। और अगर आप केदारनाथ यात्रा ऐसे समय में जाना चाहते हैं जब बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ नहीं होता है, तो आपको जुलाई का टाइम कंसिडर करना चाहिए। बट उस टाइम रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी चीज़ें रिस्की हो जाती हैं, बट नो डाउट आपको वहाँ पे बहुत कम क्राउड देखने को मिलेगा। अब बात आती है आप केदारनाथ पहुँचे कैसे। तो आप इंडिया में कहीं पे भी हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा मेरी सिटी हरिद्वार में। तो आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं? आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप बस से आ सकते हैं, आप फ्लाइट लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, तो आप फ्लाइट से भी यहाँ पे आ सकते हैं। और फिर यहाँ से आप डायरेक्ट बस भी ले सकते हैं केदारनाथ के लिए, और आप टैक्सी भी ले सकते हैं, टैक्सी भी अवेलेबल है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपने व्हीकल से भी केदारनाथ तक के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ पहुँचने के लिए हमारा जो रूट होगा वो होगा ऋषिकेश से देवप्रयाग हम लोग जाएंगे। देवप्रयाग पे आप लोग संगम ज़रूर देखें, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और गंगा बनती है। एक्चुअल में जो पॉइंट स्टार्ट होता है गंगा जिसे हम बोलना शुरू करते हैं, वो देवप्रयाग से ही होता है, जहाँ 2 नदियाँ आके मिलती हैं। तो उस पॉइंट को आप ज़रूर देखें, वो बहुत बहुत आँखों को सुकून देने वाला दृश्य होता है, तो आप उसको बिल्कुल मिस ना करें केदारनाथ जाते हुए। आप देवप्रयाग से फिर आगे जाएंगे श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर, और देन आप लोग पहुंचेंगे कहाँ पे? अपनी डेस्टिनेशन सोनप्रयाग में। ये पूरा डिस्टेंस 232 किलोमीटर्स का है, तो इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। पर अगर आप स्टे करते जाएं तो 10 घंटे आपको इजीली लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो इसके लिए चाहिए कि आप हरिद्वार से सुबह ही निकल जाएं, अर्ली मॉर्निंग आप लोग निकलें, ताकि आप टाइमली 6-7 बजे तक आप अपने डेस्टिनेशन सोनप्रयाग पे पहुंच जाए। अब बात आती है कि आप स्टे कहाँ करें। तो अगर आप बस से जा रहे हैं तो जहाँ पे भी आपका बस स्टैंड है सोनप्रयाग में, सीतापुर में है वो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं, स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप वहाँ पे भी रह सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और आगे आए कार पार्किंग एरिया में, अगर आप खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो आप वहीं पे कार पार्क करेंगे, उसके आगे आपकी कार अलाउ नहीं होगी। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, डोरमेट्रीज मिल जाते हैं। डोरमेट्रीज के रेट हैं 400 से 500 रुपये, जहाँ पे आपको गद्दा मिल जाता है। एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे बहुत सारे गद्दे लगे होते हैं और आप इजीली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और अगले दिन अपना ट्रैक केदारनाथ के लिए शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप होटल्स ले सकते हैं, पर इस टाइम क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, जो होटल्स के रेट हैं एक तो वो थोड़े नहीं, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हाई हैं, और दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी भी बहुत कम रहती है, बहुत रश रहता है वहाँ पे होटल्स के लिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जो मेन रोड पे हैं वहाँ तो आप होटल चेक कर ही सकते हैं। कुछ वहाँ पे मार्केट में ऊपर की साइड गलियाँ जा रही हैं, आप ऊपर जाएं, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, पर वहाँ पे आपको कम रेट में और रहने लायक जगह मिल जाती है इजीली। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की।
केदारनाथ जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है केदारनाथ यात्रा का, तो इसीलिए जब भी आप प्लान करें तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट इफ़ इन केस आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी कारण से नहीं कर पाते हैं और या फिर आपका सडन प्लान बनता है, तो उस केस में भी आप सोनप्रयाग में जाके, जो मेन मार्केट है वहीं पे ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर टाइमिंग का ध्यान रखिए, वो सुबह 7 बजे खुलती है और शाम को 6 बजे वो बंद हो जाती है। तो अगर आप 6 बजे के बाद सोनप्रयाग में पहुँचते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं करा पाएंगे। पर उस केस में भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे और सपोज़ आप बिना रजिस्ट्रेशन के केदारनाथ मंदिर में पहुँच गए हैं, तो वहीं पे एंट्रेंस पे एक क्यू आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ पे आप लाइन में लग के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पर अगर आप उस भीड़ से बचना चाहते हैं, होता है आपको एक कंफर्ट चाहिए होता है, अगर आप इतना लंबा ट्रैक करके उस क्यू में नहीं लगना चाहते तो आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करा के रखिए। ये जो सिचुएशन होती है सिर्फ उस चीज़ के लिए कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहीं पे आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब जब आप सोनप्रयाग पहुंच गए हैं तो नेक्स्ट डे आपको ट्रैक कहाँ से कब कैसे स्टार्ट करना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका सोनप्रयाग है वहाँ से जो ट्रैक स्टार्ट होता है एक्चुअल में गौरीकुंड से स्टार्ट होता है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। वहाँ तक आपको ट्रैक करके जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 किलोमीटर वहाँ से टैक्सीज चलती हैं जो कि 50 रुपये पर पर्सन सवारी लेती है, और ये सुबह 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है। और आप सुबह 4 बजे, मैं तो कहूँगी कि आप सुबह 4 बजे ही वहाँ से निकलें, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक होता है। तो आप सुबह जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके निकलें, आप गौरीकुंड तक पहुँच जाएं उस टैक्सी से। अपने होटल रूम से आपको इजीली वो टैक्सी मिल जाएंगी। पहले तो होटल रूम से ही मिल जाती थी, आजकल क्या हो रहा है कि क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है सोनप्रयाग में, तो अगर वहाँ पे टैक्सीज आने लगी तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और लोग चल फिर भी नहीं पाएंगे, वहाँ पे इतना स्पेस भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सोनप्रयाग का जो पुल जैसे ही क्रॉस करते हैं, सोनप्रयाग का जो एंड आता है वहीं पे ही टैक्सी स्टैंड अलग से बना दिया। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। वहीं पे आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ से आप टैक्सी में बैठे 50 रुपये दें और आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। अब आप गौरीकुंड से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जो कि है पूरा, बोलने के लिए वो 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर्स है, पर एक्चुअल में वो 20 किलोमीटर्स का ट्रैक है केदारनाथ तक, ऊपर तक टेंपल तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से। तो आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपने टाइमली। तो आप जैसे ही ट्रैक स्टार्ट करेंगे, कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा सामान लेके ना जाएं, क्योंकि ट्रैक इतना भी इजी नहीं है। मैं मानती हूँ वहाँ जाने के लिए प्रॉपर रास्ता है, ऐसा नहीं है कि आपको बिना किसी रास्ते पे एक ट्रेल पे चढ़ना है। पर जो वो ट्रैक आप जब स्टार्ट करते हैं, शुरू के ही कुछ किलोमीटर्स आप चलते हैं ना, आपकी बॉडी जवाब देने लगती है, क्योंकि वो इतना टायरिंग है। एक तो जो स्लोप है वो बिल्कुल स्लांटेड है, तो आपको चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर आप जैसे ही बीच में पहुंच जाते हैं तो ट्रैक आप कर लेते हैं धीरे धीरे, पर जैसे ही आप रामबाड़ा से ऊपर स्टार्ट करते हैं चढ़ने के लिए, वो चढ़ाई वो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि बहुत लोग गिव अप कर देते हैं और फिर वो वहाँ से घोड़े वगैरह लेते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते। पर उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी अपने हौसलों को नहीं छोड़ना है, उसको कायम रखना है। आप जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा, आप थोड़ी देर बैठिए वहाँ पे और देखिए कि वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने कितने एज्ड लोग वहाँ पे जा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो चलते हैं, पैदल चल रहे हैं। अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए और एक पॉजिटिविटी लेके जाइए, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, पर हाँ बिल्कुल इजी भी नहीं है। आपको इस ट्रैक को करने में कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप सुबह 4 बजे चले हैं तो आप कोशिश करिए कि 11-12 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएं। और यही रीज़न है कि आप पहुँच जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा भी रहेगा, क्योंकि 1 बजे मंदिर के जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, फिर वो शाम को 5 बजे खुलते हैं। तो आपको इतनी देर वहाँ वेट करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही दिन में रिटर्न भी करना होता है, तो उनके लिए यही है कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट कर दें, ताकि आप वहाँ पे पहुँच पाएँ और फिर आप अपने दर्शन करके वापस नीचे आ पाएँ गौरीकुंड में।
और जो लोग वहाँ पे रुकना चाहते हैं, शाम की आरती स्टार्ट होती है वहाँ पे 7:30 से 8, 8:30 बजे तक। तो मैं तो कहूँगी कि आप अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो एक दिन वहाँ पे ज़रूर स्टे लें, आप वहाँ की आरती में ज़रूर भागीदार बने। और रहने की कोई इशू नहीं है, वहाँ पे टेंट मिल जाते हैं। टेंट भी एक तरह से डोरमेट्रीज़ है, वहाँ पे टेंट में आपको गद्दे वद्दे मिल जाते हैं रहने के लिए, जो कि 500 से 550 रुपये तक का चार्ज करते हैं। बट यह थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है बाकी लोगों के साथ रहने में। अगर आप नहीं है कंफर्टेबल तो आपको अलग से वहाँ पे रुकने के लिए रूम्स मिल जाएंगे, होटल रूम्स 2-4 या ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वहाँ पे ऊपर, पर हाँ आपको टेंट और डोरमेट्रीज़ वहाँ पे मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अगर आप केदारनाथ प्लान कर रहे हैं तो पहली टिप है कि जो आप स्टे लेंगे सोनप्रयाग में, वो आप अगर अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप हमेशा जो स्टे लें वो बस स्टैंड के पास वाले होटल्स में लें। उसके 2 रीज़न हैं। पहला तो वो ज़्यादा अच्छे से बने हुए हैं, आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाती है। और दूसरा वहाँ पे रश कंपैरेटिवली जो हम मेन सोनप्रयाग में हम मार्केट में देखते हैं, वहाँ पे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी आपको, और फैसिलिटी भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। मतलब अगर आप 2000 का रूम सोनप्रयाग वाले होटल में ले रहे हैं जहाँ पे आपको गीज़र तक नहीं मिलता है, तो वही रूम आपको वहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी के साथ, वाईफाई के साथ, गीज़र रूम के साथ सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो आपके लिए फ़ायदा रहता है कि आप ज़्यादा अच्छे से अपनी आपकी बॉडी रिलैक्स कर पाती है अगर आप अच्छी जगह स्टे लेते हैं तो अगले दिन ट्रैक के लिए। सेकेंड इज़ कि अगर आप फिज़िकली अनफिट हैं या आपने पहले कभी ट्रैक नहीं किया है तो इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आप जैसे ही गौरीकुंड पहुंचेंगे तो वहाँ पे घोड़े वाले मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, जो आपको घोड़े के थ्रू आपको केदारनाथ तक पहुंचा देंगे। आपको 1.5 किलोमीटर फिर भी पैदल चलना पड़ता है क्योंकि 1.5 किलोमीटर पहले ही उनका जो घोड़ों का वो है बेस बना रखा है उन्होंने, जहाँ तक वो जाते हैं घोड़े वहाँ तक ही जाते हैं, उसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ता है। तो घोड़े वाले खुद ही आपको टिकट काउंटर पे ले जाएंगे, वहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। टिकट की प्राइस है 2500 रुपये पर पर्सन एक तरफ का। तो जब भी आप टिकट लें फिर वो जो घोड़े वाले होते हैं उनका आप जो लाइसेंस होता है हमेशा अपने पास रखें। आप बिना लाइसेंस के अपना टिकट उन घोड़े वालों को ना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने टिकट ले लिया और घोड़े वालों ने आपसे टिकट ले लिया, आपने अपना प्रूफ घोड़े को दे दिया, वो बोलते हैं कि हम अपना घोड़ा लेके आ रहे हैं और फिर वो मिस हो जाते हैं, नहीं मिल पाते। पर अगर आपके पास उनका लाइसेंस है तो आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ है कि हाँ आपने टिकट लिया था, उन्होंने आपको अपना लाइसेंस दिया है, तो आप उनसे लाइसेंस ले लें और साथ ही साथ अपना फ़ोन नंबर, मतलब उनका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में ज़रूर सेव करें, क्योंकि जहाँ से आप टिकट लेते हैं वहाँ से घोड़े वाले जो है अपना घोड़ा लाने में उन्हें टाइम लगता है, वहाँ पे वो घोड़े लाके पहले से ही नहीं रख सकते हैं। एंड टिप नंबर 3 इज़ जब भी आप ट्रैक स्टार्ट करें, सपोज़ आप घोड़े से नहीं जा रहे हैं, आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कम से कम सामान लेके जाएं। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने पीने का सामान ही इतना सारा रख लेते हैं ना कि वो ही उनका बैग ही इतना हैवी हो जाता है। आप देखिए जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना तो आपको बीच बीच में हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बड़ी लेंचौली और रामबाड़ा, बहुत सारे डिस्टेंस पे जैसे जैसे 1-2 किलोमीटर्स पे आपको स्टॉल्स वगैरह सब मिल जाते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से लें खाएं। पर हाँ ये चीज़ भी है कि जो रेट है वो जस्ट डबल हो जाते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मली एक पानी की बॉटल लेते हैं वो आपको 20 रुपये की मिल जाती है, वहाँ पे वही बॉटल, सेम बॉटल आपको 40 रुपये की मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि वो लोग नीचे से उस सामान को ऊपर लाते हैं, खच्चर के थ्रू वो आता है, तो इसलिए उनके प्राइस थोड़े डबल हो जाते हैं। तो अगर फिर भी मैं आपको कहूँगी बहुत ज़्यादा सामान ना लें, कम से कम सामान लेके जाएं ताकि आपको ट्रैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आप केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करें, चाहे आप घोड़े से जाएं चाहे आप पैदल जाएं, हमेशा अपने साथ रेनकोट रखें। वहाँ पे आपको रेनकोट वाले वहीं पे दुकान के सामने मिल जाते हैं। अगर आप भूल भी गए अपना रेनकोट लाना तो वहाँ पे आप 50-100 रुपये में आपको ईजिली रेनकोट मिल जाता है। वो 1 टाइम यूज़ होता है, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा है कि आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर आप उससे बच जाते हैं क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा होता है कि वो सडनली चेंज होता है, आपको पता नहीं चलेगा और बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास हमेशा रेनकोट होना चाहिए। और मेरी 5th टिप ये है कि आप अगर केदारनाथ प्लान कर रहे हैं और आपके पास कुछ टाइम भी है तो आप मंदिर
मतलब केदारनाथ टेम्पल घूमने से पहले आप क्या करें कि एक तो त्रिजुकी नारायण मंदिर और गौरीकुंड पहले से ही घूम लें, क्योंकि जब आप एक बार ट्रैक करके वापस आ जाते हैं ना, आपकी बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं रहती कि आप बाकी चीज़ों को कवर कर पाएँ। आप उस टाइम इतने टायर्ड होते हो कि आप सोचते हो अरे नहीं, छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें ना आप ट्रैक के से पहले ही कर लें। आप गौरी कुंड देखें और आप त्रिजुकी नारायण मंदिर देखें। त्रिजुकी नारायण मंदिर आप वैसे भी अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो मंदिर है जहाँ पे शिव और पार्वती की शादी हुई थी, और बहुत ही अच्छी वेडिंग डेस्टिनेशन है। बहुत से लोग वहाँ जाके शादी करते हैं। ऐसा माना जाता है जो वहाँ पे शादी करता है वो 7 जन्मों के लिए एक साथ बंध जाता है। तो आप उस जगह को देखें, एंजॉय करें यार। आप इतनी दूर आए हैं तो आपको वो जगह ही भी देखनी चाहिए, और ये बाद में बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए आप इन चीज़ों को पहले ही प्लान करें। एंड माय लास्ट टिप, एंड ये टिप नहीं है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक ट्रैवलर हैं या घूमने का सोच रहे हैं, आप मंदिर को एक एज अ पिकनिक स्पॉट कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं सब लोग जाते हैं तो हमें भी जाना चाहिए, मूवी से इंस्पायर हैं इसलिए आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतना क्राउड हो रखा है, इतना ज़्यादा रश है वहाँ पे। तो जिन लोगों ने वहाँ पे जाने के लिए बोला होता है, लोगों की आस्था होती है, जो एज्ड पीपल हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पे रूम्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप उस जगह को प्लीज़ कुछ टाइम के लिए अभी छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, और सिर्फ उसको रिलीजियस रहने दीजिए, उसको एक पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। उसकी जगह आप कोई और केदारकंठा ट्रैक करिए। आप बहुत सारी जगह जा सकते हैं जहां आप अपने आप को एडवेंचरस लाइफ दे सकते हैं, पर प्लीज़ केदारनाथ को एज एडवेंचर ट्रिप कंसिडर मत करिए। दैट्स इट दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा अगर आप केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है केदारनाथ यात्रा को लेकर, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।